मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस सेशन में डिस्कस करेंगे एनटीपीसी यूजी एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं सेशन। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना और सेशन को भी लाइक कर देना। और तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYAKT। सो फर्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर्स हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2835, तो सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा? नंबर्स का रेशियो में गिवन है 5:7 और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ दैट इज 2835। एंड वी नो द प्रॉपर्टी कि एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट जो होता है दो नंबर्स का, वो हमेशा बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। और दोनों नंबर्स का जो रेशियो है वो है 5:7। ठीक है, तो सबसे पहला काम, रेशियो जो है सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेंशन होता है रेशियो है 10:14, तो पहले उसको 2 से डिवाइड करते, तब आता 5:7। सबसे पहले रेशियो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ जाओ। अब अगर 5:7 का रेशियो आ रहा है तो हमारा एक नंबर होगा 5x, दूसरा होगा 7x। और क्योंकि एचसीएफ हमारा कोई एक नंबर h मान लेते हैं, तो नंबर्स हम लिख सकते हैं 5h एंड 7h। ये नंबर्स हो जाएंगे हमारे। और अगर नंबर्स है 5h एंड 7h, तो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा 5h इंटू 7h, और वही बराबर है 2835 के। देखिए 35 इंटू एच स्क्वायर, ये बराबर है 2835। काटा पीटी कर लो, 7 से 5 टाइम्स गया और ये हो गया हमारा 400 एंड 5 से 81 टाइम्स जाएगा, तो एच स्क्वायर आ गया 81। तो यहाँ से हमारा एच का वैल्यू आ जाएगा 9, यानी कि एचसीएफ उनका हो गया 9। अब सम ऑफ द नंबर्स पूछा है, यानी कि 5h प्लस 7h पूछा है, 12h की वैल्यू पूछा है बेसिकली हमसे। तो अगर h 9 है, 12 इंटू 9, हमारा आंसर आ जाएगा 108, 108। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा भी सोच सकते थे कि हम ऑप्शन से जाते। क्या पता है 5:7 रेशियो आ रहा है, तो एक नंबर अगर हमारा 5h है, दूसरा होगा 7h, सम आ जाएगा इनका 12h। तो 12 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर, यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। सबसे पहले काम यहाँ पे भी यही करना है, पहले रेशियो को देखना है कि 5:7 है, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, किसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, अगर 10:14 होता तो पहले उसको 5:7 लिखते, उसके बाद में फिर हम कहते हैं कि 5h 7h है, सम आएगा 12h। 12 का मल्टीपल चाहिए, अब 108 हो सकता है, 96 हो सकता है, 120 हो सकता है। बट अगर 108 है 12h, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? अगर ये 108 है तो h का वैल्यू आ जाएगा 9। अगर 96 है, h का वैल्यू आ जाएगा 8। और अगर 120 है, h का वैल्यू आ जाएगा 10। अब अगर हमारा h 10 होगा, तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों नंबर्स 10 के मल्टीपल होंगे, तो प्रोडक्ट हमारा 100 का मल्टीपल होना चाहिए। बट दिख रहा है क्या? ऐसा नहीं है, h 10 नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर हमारा h 8 होगा, तो दो नंबर्स h के 8 के मल्टीपल होंगे। अगर h हमारा बराबर 8 है, तो दो नंबर्स 8 के मल्टीपल होंगे, तो जो प्रोडक्ट होगा उनका, वो एक इवन नंबर होगा, 8 का स्क्वायर यानी 64 का मल्टीपल होगा, या फिर कह सकते हो इवन नंबर होगा, 2835 थोड़ी होगा। ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो क्लियरली बिना कुछ कैलकुलेशन के हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा दैट मस्ट बी 108। इसके अलावा कोई और ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर तरीका ये होगा जो पहले देख लिया, और उसके बाद में ऑप्शन से भी जा सकते हैं इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, A shopkeeper marks his goods 40% above the cost price and allows a discount of 25% of the mark price। तो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज क्या होगा? मार्कअप किया है 40% का और फिर डिस्काउंट दिया है 25% का। और क्योंकि परसेंटेज वैल्यू सिंपल है, तो पहले हमने अगर 100 को सीपी मान लिया, कॉस्ट मान लिया, तो पहले मार्कअप किया 40 रुपए का, 140 हमारा मार्क प्राइस हो गया। और इसके बाद में 25% का डिस्काउंट दिया है। किसमें? 140 में 25% नहीं, कितना होगा? 1/4 हुआ। 4 में 1 का डिस्काउंट दिया है, तो 140 का 1/4 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो 35 का डिस्काउंट दे दिया, 140 माइनस 35 यानी कि 150 हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब 100 रुपए का आइटम 105 में सेल किया है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 5% प्रॉफिट। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ऐसे सोच रहे कि हमारा कॉस्ट प्राइस अगर सी है, सबसे पहला काम क्या करते हैं? मार्कअप करते हैं। मार्कअप करके प्राइस को इंक्रीज करके मार्क प्राइस पे लेके आते हैं, और फिर उसके बाद में डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट के बाद हम सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं। तो हमारा जो नेट रिजल्ट होगा मार्कअप और डिस्काउंट का, वही हमारा एट द एंड प्रॉफिट होगा, वही प्रॉफिट होगा। यानी कि सक्सेसिव चेंज ऑफ मार्कअप एंड डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, तो सक्सेसिव चेंज का वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन के साथ में देखना है, तो प्लस एम माइनस डी माइनस एम डी बाई 100। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस 40, तो 40 माइनस 25 माइनस 40 गुणे 25 यानी माइनस 1000/100 विच इज 10। तो 40 माइनस 35, 5% हमारा इफेक्टिवली प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 234 टू द पावर 101 प्लस 359 टू द पावर 102 प्लस 517 टू द पावर 103। तो 234 की पावर 101 हमें चाहिए यूनिट डिजिट। तो सिर्फ फोकस करेंगे यूनिट डिजिट पे, यानी कि 4 की पावर 101 की जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा 234 की पावर 101 होगा, प्लस
9 टू द पावर 102 प्लस 7 टू द पावर 103, और फिर पावर को हम डिवाइड कर देंगे 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर की तरफ ले जाएगा। 4 टू द पावर 1 प्लस 9 टू द पावर 2 प्लस 7 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 1 यूनिट जाएगा 4, 9 स्क्वायर में आएगा 81 यानी कि 1 आएगा, और 7 क्यूब में 7 7 49 7 343, आखिर में 3 आएगा, तो 4 प्लस 1 प्लस 3 यानी कि हमारा इकाई का अंक 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म 847x563y2 सच दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 72, तो हमारा वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 9y क्या होगा? ठीक है, 72 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और नंबर हमारा 847x563y2, तो नंबर हमारा 72 से डिविजिबल है, जिसको ब्रेक कर सकते हैं हम दो नंबर्स में, 8 इंटू 9, यानी 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर 9 से डिविजिबल होना, सम ऑफ डिजिट्स हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और 8 से डिविजिबल होने के लिए जो आखिरी 3 डिजिट्स हैं उनसे बनने वाला जो नंबर है वो हमारा 8 से डिविजिबल होना चाहिए, कि 3y2 शुड बी डिविजिबल बाय 8, 3y2 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि y की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है? 312 हो सकता है, कि 320 8 से डिविजिबल होता है, 8 गुणे 40 320, 312 हो सकता है, या फिर 352 हो सकता है, 40 और ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर 392 हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबल केसेस बनेंगे हमारे y के लिए, यानी कि y हो सकता है हमारा क्या, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 9 हो सकता है। और हमें चाहिए ऐसा स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटी संख्या चाहिए, यानी कि x का मान क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, तभी तो संख्या छोटी होगी। ठीक है, अब सम ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स हमारा 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट्स कैसे करेंगे, जो भी 9 जहां जहां पे दिख रहा है उतना तो उड़ा दो, जैसे 5 और 4 मिला के 9 हुआ, हटा दिया हमने, 7 और 2 को मिला के 9 हुआ, हटा दिया, बच गया क्या, 8 6 14 3 17, तो 17 प्लस x प्लस 5। अब ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि या तो ये 18 हो सकता है, या फिर 27 हो सकता है, या फिर 36 हो सकता है। अगर ये 18 होगा तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर 27 होगा तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, उस केस में आ जाएगा 10, यानी 1 आएगा, या फिर 10 आएगा, या फिर आ सकता है 19। पर एक्स और वाई क्योंकि डिजिट्स हैं, सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, तो 19 तो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एक्स का क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, वाई का मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है, और हमें वैसे भी एक्स को मिनिमाइज करना है। अच्छा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 भी होना पॉसिबल है, बट हमें क्योंकि एक्स को मिनिमाइज करना है, तो देखते हैं पहला वाला केस पॉसिबल है कि नहीं है, जहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाए, तो वाई का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है, तो वाई को 1 पुट करते एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि एक्स का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। यही हमारे काम का केस होगा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा हमारा, नंबर हो जाएगा स्मॉलेस्ट 847, फिर 0, फिर आ जाएगा 56312। ठीक है, और वैल्यू ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस 9 बाई क्या होगा, एक्स की जगह 0 आ जाएगा, 0 प्लस 9 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 3। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया सवाल था, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली डबल्स इटसेल्फ इन 5 years। कंपाउंडिंग क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा हर वर्ष लग रहा है, और हमारा जब कंपाउंडिंग एनुअल हो रहा है तो डबल हो रहा है अमाउंट हमारा 5 साल में, कि अगर 100 रुपए के साथ में स्टार्ट किया हमने, तो 5 साल के बाद में अमाउंट हमारा 200 हो जाएगा। और कंपाउंडिंग में, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा जो हमारा टोटल अमाउंट है वो मैटर करता है, उस पर मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं? तो 100 से 200 हो जा रहा है 5 साल में, तो अगले 5 साल में फिर से क्या होगा, फिर से हमारा अमाउंट डबल हो जाएगा, यानी कि 200 से 400 हो जाएगा, और फिर फर्दर अगले 5 साल में 400 से डबल हो जाएगा, यानी कि 800 हो जाएगा। और क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि 8 साल के 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ अमाउंट कितने टाइम के बाद में होगा, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15 साल में होगा, 15 ईयर्स में होगा। ठीक है, अगर यहीं पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता, ये तो होगी कहानी कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर सिंपल इंटरेस्ट का केस होता, हमें पता है कि हर साल का इंटरेस्ट सेम होगा, तब तो टोटल पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, सो 100 रुपीज अगर हमारा 5 ईयर्स में हो रहा है 200, बट बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की, तो अगर 5 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 100 रुपए का, तो पर ईयर इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 20 रुपीज पर ईयर। और हमें चाहिए करना है 8 टाइम्स, यानी कि 100 से करना है 800, तो 700 रुपीज का इंटरेस्ट जोड़ना है, और 20 रुपीज मिल रहा है हर साल, तो टाइम पीरियड कितना होगा, 700/20, यानी कि 35 ईयर्स का टाइम लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट लगेंगे 35 ईयर्स, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगेंगे 15 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of present ages of Atul and Mahima is 45 years. After 5 years, age of Mahima will be 4 times that of Atul. To find the age of Mahima at present. अभी क्या सम आ रहा है, प्रेजेंट एजेस का सम आ रहा है अतुल और महिमा का 45, और 5 साल के बाद में एज ऑफ महिमा हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ अतुल, 4 टाइम्स ऑफ अतुल हो जाएगी, क्योंकि 5 साल के बाद में अतुल और महिमा का एज का अनुपात क्या आ जाएगा, 1:4, ये आएगा 5 साल के बाद में। तो अभी इनका सम आ रहा है कितना, 45, तो 5 साल के बाद में अतुल की एज भी 5 साल बढ़ जाएगी, महिमा की एज भी 5 साल बढ़ जाएगी, यानी कि टोटल जो सम होगा उनका 10 साल से बढ़ जाएगा, 45 प्लस 10 यानी कि 55 हो जाएगा।
55 हो जाएगा। अनुपात में देखें तो 1:4 यानी कि 5 यूनिट है। 5 यूनिट का मान आ रहा है 55 यानी कि 1 यूनिट का मान आ जाएगा 11 और अगर 1 यूनिट का मान 11 आ रहा है यानी कि अतुल की एज हो जाएगी 11 साल और महिमा की एज हो जाएगी 44 साल। बट सवाल हमसे पूछ रहा है कब के बारे में? सवाल पूछ रहा है अभी वर्तमान में महिला की आयु क्या है? 5 साल बाद आयु होगी 44 और अभी तो 5 साल कम होगी ना, तो -5 करोगे यानी कि 39 एज आएगी महिमा की एट प्रेजेंट। ऑप्शन डी आंसर होगा। तो 44 मार्क नहीं कर देना, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी स्टार्ट करते हैं बिजनेस। इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 4:5। 3 महीने के बाद में ए ने विड्रॉ किया है 1/4 कैपिटल और बी ने विड्रॉ किया है 1/5 कैपिटल। अगर टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा हो रहा है ए और बी का मिला के बिजनेस में हो रहा है 15,000 रुपए, तो ए का शेयर क्या होगा? ठीक है, तो किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट हमेशा शेयर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे समय, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रेशियो में शेयर होगा। अब ए ने इन्वेस्टमेंट किया है शुरू में 4 रुपए का, बी ने किया है 5 रुपए का, 4:5 में किया है। ठीक है, बट ये 3 महीने तक कंटिन्यू करता है। 3 महीने के बाद में ये दोनों अपना कुछ-कुछ अमाउंट निकाल लेते हैं। तो 3 महीने तक क्या कहानी बनेगी? 4 गुणे 3 ये हो गया मामला और इसके लिए हो जाएगा 5 गुणे 3। फिर 3 महीने के बाद में ए ने अपना 1/4 अमाउंट निकाल लिया यानी कि 4 में से 1 निकाल लिया तो बच गया 3 रुपए और बी ने अपना 1/5 अमाउंट निकाल लिया यानी कि 5 में से 1 निकाल लिया बच गए 4 रुपए और अब ये बचा हुआ कंटिन्यू होगा अगले 9 महीने तक दोनों के लिए। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गया ए के लिए? 4 या 12 और 12 27 39 39 और बी की वैल्यू आ गया 5 या 15 और 36 51। तो 39:51 हो जाएगा जो कि 13 से 3 से काटने के बाद 13:17 अनुपात आ जाएगा 13:17 का। यानी कि अगर 30 रुपए का प्रॉफिट टोटल हो रहा है तो 30 में से 13 रुपए मिलेंगे ए को। बट एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? एक्चुअल प्रॉफिट है 15,000। तो 15,000 का 13/30 कर दोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 13 गुणे 50 एक सेकंड 30 से जाएगा 500 बाय। ठीक है, तो 13 गुणे 500 6500 रुपए आ जाएगा। ए का शेयर आ जाएगा 6500 रुपए। ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of money amounts to rupees 6655 in 3 years and rupees 7320.50 in 4 years at the compound interest compounding हमारा जबकि हो रहा है एनुअल। तो फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 3 साल के बाद में अमाउंट हमारा हो जा रहा है 6655 रुपए और यही अमाउंट एक और साल के बाद में 4 साल के बाद में हो जा रहा है 7320 रुपए 50 पैसे। तो कितना इंटरेस्ट मिला अगले साल? क्योंकि जो इंटरेस्ट मिला है उससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाएंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो डिफरेंस करो दोनों का। 6655 में कितना जोड़े? 7320 हो जाए तो 6655 6700 345 और 320 यानी कि 600 नहीं 300 हाँ 665 रुपए 50 पैसे ये हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है। 6655 6655 पे यानी कि 10% मिल रहा है। जब इंटरेस्ट 10% है तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है 10% है। क्योंकि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा क्या है जो भी टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो पूरे अमाउंट पे मिलता है। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल पे तो हमेशा ही मिलता है। ठीक है, सो दैट इज राइट 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। कुछ भी और करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 0.47 के ऊपर बार लगा है प्लस 0.3 21 के ऊपर बार लगा है प्लस -0.2 और 3 के ऊपर बार लगा है। यानी कि बेसिकली नंबर क्या है? पहला नंबर हमारा 0.47 बार बार रिपीट हो रहा है प्लस 0.321 बार बार रिपीट हो रहा है इस केस में और लास्ट में 0.23 बार बार रिपीट हो रहा है इस केस में। तो ये नंबर्स हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि इनका डिफरेंस अल्टीमेटली फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आएगा। तो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने लिखा है 0.3222 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार क्या रिपीट हो रहा है? 2 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको लिख सकते हैं 0.3 और 2 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ऐसे केसेस में हमारा फॉर्मूला क्या होगा? डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं वैल्यू कि सबसे पहले देखो क्या वैल्यू है हमारा जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, वो है 3। ठीक है, टोटल नंबर कितना है? 32 है। टोटल नंबर 32 है तो 32 में से 32 मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, जितना जो पोर्शन रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखना है, उसके ऊपर बार लगा देना है और उससे पहले जो रिपीट नहीं हो रहा है वो तो ऑब्वियसली लिखा ही रहेगा। तो 32 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, देखिए नंबर में से डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा है उसके बाद में जितना पार्ट रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो और उसको हटा के जो बच जा रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, टोटल 32 में से जो रिपीट नहीं हो रहा है उस 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 32 माइनस 3 और फिर डिवाइड करके 9 उतनी बार लिखोगे जितनी बार हमारा जो रिपीट वाले पोर्शन में नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है तो यहाँ पे 9 एक बार लिखेंगे और उसके बाद में 0 लिख देंगे। ये हमारा नंबर हो जाएगा 29/90। ठीक है, 29/90। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारा नंबर हुआ 0.53232 एंड सो ऑन। ये नंबर होगा 0.5 और फिर 32 के ऊपर बार लगा हुआ है। इस केस में क्या करेंगे? हमारा टोटल नंबर क्या है? 532 है।
इसमें से 32 तो रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइडेड बाई रिपीट होने वाला जो नंबर है हमारा, वहां पे डिजिट्स कितनी है, 2 डिजिट्स हैं, तो 9 2 बार लिखोगे और फिर 0 लगा दोगे, तो ये नंबर हो जाएगा 527/990। क्या ये क्लियर है? यही सेम काम यहाँ पे रिपीट करेंगे तीनों नंबर्स के लिए। तो पहले नंबर में हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर में हो रहा है 0.47 बार, ठीक है, तो 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 47 माइनस 4 और बटे एक बार 9 आएगा 0 प्लस नेक्स्ट में 21 के ऊपर बार लगाए तो 321 माइनस 3 बटे 2 बार 9 आएगा 990 माइनस नेक्स्ट में 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो माइनस 23 माइनस 2 बटे 90, तो ये वैल्यू आ गया हमारा 47 माइनस 4 यानी कि 43/90 प्लस 318/990 माइनस 21/90, तो 43 माइनस 21 हो जाएगा 22/90 प्लस 318/990। अब एलसीएम लो, 990 आ जाएगा एलसीएम, और 22 को गुणा कर दो 11 से तो आ जाएगा 242 प्लस 318, तो 300 200 560/990, 0 से 0 का 56/99 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, 56/99 लास्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ 12 क्रूमेन इन अ बोट इंक्रीजेस बाय 1.5 kg, जबकि एक क्रूमेन का हमारा जो वेट 55 था उसको रिप्लेस किया है एक और दूसरे पर्सन से, तो वेट ऑफ द नया न्यू पर्सन क्या होगा? अब 12 क्रूमेन थे, उनका एवरेज वेट इंक्रीज किया है 1.5 kg से, तो सम में कितना चेंज आया होगा? अगर एवरेज में चेंज आया है 1.5 का, सम में चेंज कितना होगा, क्योंकि 12 थे टोटल, तो 12 इंटू 1.5 का चेंज आएगा सम में, और ये चेंज आया क्योंकि हमने 55 kg के एक पर्सन को रिप्लेस किया है और बढ़ा है हमारा इतने से सम, तो 55 प्लस 12 इंटू 1.5 ये हमारा वेट आ जाएगा नए पर्सन का, यानी कि 55 प्लस 18 73 kg, 73 kg। ओके, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, यानी कि ओल्ड पर्सन का जो वेट था प्लस जो एवरेज में चेंज आया डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाई जितने नंबर ऑफ पर्सन थे, और डेल्टा ए साइन के साथ लिखोगे, अगर कम हुआ होगा तो डेल्टा ए डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dishonest trader cheats by 10% while buying the goods and cheats by 10% while selling also, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। जब परचेज कर रहा है तब भी चीटिंग कर रहा है, जब बेच रहा है तब भी चीटिंग कर रहा है। अब जब वो परचेज करते समय चीटिंग करेगा तो ये चीटिंग क्या होगा? परचेज करते समय 10% यानी कि 1/10 का चीटिंग है, लेकिन ये चीटिंग कैसा होगा? जब वो खरीदते समय चीटिंग करेगा तो ज्यादा सामान ले आएगा, लाना जितना चाहिए था उससे ज्यादा लाएगा, यानी कि अगर 10 रुपए का सामान लाना था तो 11 रुपए का सामान उठा के लेके आ जाएगा, तो खरीदते समय का चीटिंग ये होगा। बेचते समय का चीटिंग क्या होगा? उसको जितना देना है उससे कम देगा, लेकिन देना ज्यादा है पर देगा कम। 10% का चीटिंग वहां पे भी किया, यानी कि उसको देना था 10 रुपए का पर दिया सिर्फ 9 रुपए का। इफेक्टिवली क्या रेशो आ गया? 9:11 का रेशो आ गया, यानी 9 रुपए का सामान 11 रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 9 रुपए पे 2/9 22.22% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा 22.22%। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए अनुपात बी का मान है 2:3, बी अनुपात सी का मान है 4:5, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी का मान क्या होगा इस केस में? ठीक है, तो एक काम हम ये कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें ए बाई बी पता है और बी बाई सी पता है, तो समाउ हमें ए बाई बी और बी बाई सी का यूज करना है। कैसे यूज कर सकते हैं? अभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया है और डिनोमिनेटर में दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अगर पूरी इक्वेशन डिवाइड करते हैं बी स्क्वायर से, यानी कि न्यूमरेटर को भी डिवाइड करते हैं बी स्क्वायर से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं बी स्क्वायर से, तब न्यूमरेटर क्या आ जाएगा हमारा? आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि ए बटे बी का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बटे बी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस सी बटे बी का होल स्क्वायर प्लस सी बटे बी। अब चीजें आसान हो गई, ए बाई बी हमें पता है 2/3 है और बी बाई सी पता है 4/5 है, लेकिन सी बाई बी लिखा है तो सी बाई बी हो जाएगा हमारा 5/4। रख दो वैल्यूज, ए बाई बी है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा 4/9 प्लस 1 प्लस 2/3 बटा 1 प्लस सी बाई बी है 5/4, तो स्क्वायर हो जाएगा 25/16 प्लस 5/4। अब एलसीएम ले लो, तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 6/9, न्यूमरेटर वैल्यू आ जाएगा 16, एलसीएम लिया तो 16 प्लस 25 प्लस 20/16, मान आ गया 9 4 13 6 19, 19/9 और बटे 25 16 41, 61/16 जो कि आ जाएगा गुणे 16/61।
अब ये और सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, कुछ भी काटापीट तो होगी नहीं यहाँ पे। 19 गुणे 16 कितना आएगा? तो 16 इंटू 20 होता है 320 माइनस 16 304 बटे 61 गुणे 9, तो 540 प्लस 9 549, 304 बटे 549, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है बात? ठीक है, एक तरीका ये हो सकता था, अगर ये बात क्लिक कर गई तो बढ़िया बात है, अगर नहीं क्लिक करती तो हम क्या करते? तब हमें ये पता है कि ए और बी का अनुपात क्या है, 2:3 है, और बी और सी का अनुपात है 4:5। बी को दोनों केस में बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बराबर होगा? ये हो जाएगा हमारा इफेक्टिवली, ये हो जाएगा 8, 8:12:15, ये एबीसी का अनुपात हो गया। अब सीधे सीधे काम करो, या तो ए को हम 8 के मान लें, ठीक है, ए को लिखते हैं 8x, बी को लिखते हैं 12y, और सी 12x, और सी को लिखते हैं 15x, और फिर वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, या सीधे सीधे 8, 12, 15 ही वैल्यू पुट कर दो, 8, 12, 15 ही वैल्यू पुट कर दो, यानी कि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, पर फिर भी अंत में सॉल्व हो जाएगा। ए स्क्वायर आ जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64, बी स्क्वायर आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, प्लस 8 भी 12 बटे बी स्क्वायर 144, प्लस सी स्क्वायर 225, प्लस बी इंटू सी यानी कि 180। इतना भी कोई खास कैलकुलेशन नहीं, 144 प्लस 96 आ गया 240, प्लस 64 304, खैर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं इनफैक्ट। 144 प्लस 225, 225 प्लस 180 405, 549। तो ये तरीका ज्यादा आसान है इनफैक्ट। दिस इज 304 बटे 549 हमारा फाइनल जवाब हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर है ये बात? वैसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अलॉय कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 5:3, और एक और अलॉय है जो कि कंटेन करता है कॉपर और टिन इन द रेशियो 8:5। तो पहले में कॉपर है और जिंक है 5:3 में, दूसरे में कॉपर है और टिन है 8:5 में। अगर इक्वल वेट लिया है दोनों का, यानी कि दोनों मान लो ने 1-1 किलो लिया है, 1 kg लिया है पहला अलॉय कॉपर जिंक वाला, और 1 kg लिया है दूसरा अलॉय कॉपर और टिन वाला, तो उस केस में वेट ऑफ द कॉपर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर पर यूनिट वेट क्या होगा? यानी कि 1 किलो अगर हमने वेट लिया तो उसमें से कॉपर का वेट क्या आएगा, यानी कि एवरेज वेट क्या होगा कुल मिला के, यही मतलब वो 1 kg यानी कि एवरेज निकालना है कि दोनों का 1-1 किलो लिया और फिर मिलाया तो हमारा एवरेज क्या आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो एक तरीका होगा कि वेट एवरेज निकाल लें यहाँ पे, कि अगर हम पहले वाले की बात करें, क्योंकि दोनों में देखो कॉपर है और एक में जिंक है और एक में टिन है, निकालना हमें कॉपर के लिए तो समस्या कोई नहीं है। ठीक है, अब दोनों का इक्वल वेट हमें मिलाना है, तो ऐसे समझो पहले वाले में एलॉय वन को मान लें, एलॉय वन, एलॉय वन में कॉपर कितना है? कॉपर 5 है और जिंक 3 है, तो 5 + 3 8, यानी कि 8 में से 5 कॉपर है, 5/8 है। एलॉय टू में कॉपर 8 है, टिन 5 है, 8 5 13, तो 8 है कॉपर 13 में से, दोनों में कॉपर का रेशियो हमने निकाल लिया टोटल में से, कॉपर बटे टोटल। अब दोनों को इक्वल लेना है कि 1:1 में लेना है, तो वेट एवरेज ले लो। वेट एवरेज क्या आ जाएगा? वेट एवरेज हमारा आ जाएगा W1 इंटू कॉपर का जो पहले में रेशियो है कॉपर बाई टोटल पहले वाले में, प्लस W2 दूसरे में कॉपर बाई टोटल, और डिवाइड बाई W1 प्लस W2। अब दोनों ये 1:1 है, चीजें आसान है। 5/8 इंटू 1 जो कि 5/8 हो जाएगा, प्लस 8/13 इंटू 1 बटे 1 प्लस 1, तो 5/8 प्लस 8/13 बटे 2, 13×5 = 65, प्लस 64 बटे 13 × 8 104 बटे 2, यानी कि 129 बटे 208, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 129 बटे 208, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है? एक तरीका ये हो गया सोचने का। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे रेशियो से समझने की कोशिश करें, कि पहला जो एलॉय है हमारा एलॉय वन, वहाँ पे कॉपर और जिंक, कॉपर कितना है? कॉपर है 5:3, अगर टोटल हमारा 5 3 8 है, 8 में से कॉपर 5 है, और दूसरे एलॉय में कॉपर है 8:5, यानी कि टोटल अगर 13 है तो 13 में से 8 हमारा कॉपर है। अब दोनों को हमें इक्वल करना है, तो पहले अभी जो देख रहे हैं मान क्या है, 8 और 13 आ रहे हैं, पहले बराबर को इनको यानी कि पहले वाले को गुणा कर दो 13 से, दूसरे को गुणा कर दो 8 से, अब ये बराबर हो गए। अगर रेशियो कुछ और चाहिए होता, मान लो हमें चाहिए तो 2:5, पहले को 2 से गुणा करते, दूसरे को 5 से करते, पर यहाँ पे बराबर चाहिए तो 1 और 1 से ही गुणा कर रहे हैं, यानी कि चीजें बराबर है, कोई और कुछ और काम नहीं करना। अभी जो रेशियो मल्टीप्लाई किया है ये अंदर भी मल्टीप्लाई करोगे, 13 से यहाँ भी गुणा हो जाएगा और 8 से यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा। अब जोड़ लो, 13×5 = 65 प्लस 64 यानी 129 आ रहा है कॉपर, और कुल कितना आएगा 13×8 104 प्लस 104 208 आएगा, 208 में से 129 हमारा कॉपर है, 129 बटे 208। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, a box contains ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 4:5:6। तो 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है, अनुपात है 4:5:5:6। ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा, और अनुपात है 4:5:6, और कुल टोटल अमाउंट हमारा 160 है। तो पहले वाले का मान क्या है? 1 है, दूसरे का है 0.5 और तीसरे का है 0.25।
तो वैल्यू निकालो, अगर 4 5 6 ही होते तो वैल्यू क्या आता? 1 इंटू 4 4 आता, 5 इंटू 2.5 2.5 आता, और 6 इंटू 0.25 यानी कि 1.5 आता। तो कुल मान आता 4 और 2.5 प्लस 1.5 यानी कि 8 रुपए कुल होते, 4 5 6 के अनुपात में होता। तो पर एक्चुअल मान आ रहा है 160, जो कि 20 गुना है, 20 गुना है, यानी कि जो सिक्के हैं वो भी 20 गुना होंगे। अब क्वेश्चन यही पूछा 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी, तो 5 अब 20 गुना होगी, 5 गुणे 20 यानी कि 100 होगी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। अब एक साथ काम किया उन्होंने 6 दिनों तक, फिर इसके बाद में ए ने काम छोड़ दिया, तो इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? ए करता है कंप्लीट वर्क 18 डेज में, बी करता है 24 डेज में। 18 और 24 कैल्शियम लेके वर्क एज्यूम कर लेता है, वर्क आ जाएगा 18 और 24 कैल्शियम यानी कि 72। तो काम हमारा 72 यूनिट है, तो ए काम करता है एक दिन में 4 यूनिट और बी करता है 3 यूनिट। अब पहले 6 दिन तक, 6 डेज तक दोनों ने मिलकर काम किया, यानी कि 4 प्लस 3 7 यूनिट काम किया, तो 7 6 42 काम हो जाएगा। इतना तो हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग बचेगा 72 माइनस 42 यानी कि 30 यूनिट वर्क बचा है। अब ये करना है बी को अकेले, क्योंकि ए ने तो काम छोड़ दिया, तो टाइम लगेगा 30 बटे, बी कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट, 30 बटे 3 यानी कि 10 दिन लगेंगे, 10 डेज लगेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज लास्ट में ध्यान से पढ़ो। इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? बचे हुए काम के लिए पूछा है सवाल। बचा हुआ काम हमारा हो जाएगा 10 दिन में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगर टोटल वर्क देखें तो 10 6 16 दिन लगेंगे, और पूछा है बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, तो आंसर होगा 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ 400 मीटर रेस, ए बीट्स बी by 40 meters और 5 seconds. In how much time can A complete a race of 800 meters? अब 400 मीटर की रेस है, बढ़िया सवाल है। और इस रेस में ए बीट करता है बी को 40 मीटर से या फिर 5 सेकंड से। इस बात का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें कि जब ए ने रेस कंप्लीट की, ठीक है, ए पहुंच गया फिनिशिंग लाइन पे भागते हुए। अब ए जब फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया, क्योंकि ए जीता है 40 मीटर से, यानी कि बी अभी 40 मीटर पीछे होगा, बी अभी 40 मीटर पीछे होगा। ए ने बी को 40 मीटर से हरा दिया। एक बात होगी डिस्टेंस में देखना, ठीक है, डिस्टेंस में हमें पता है कि बी 40 मीटर पीछे है। दूसरी चीज है कि 5 सेकंड से हरा दिया। इस बात का मतलब क्योंकि ए जब फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा, उसके 5 सेकंड के बाद में बी फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेगा, लेकिन ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा है 40 मीटर का, बी को ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? बी ये 40 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर करेगा। तो क्या यहाँ से हम बी की स्पीड निकाल सकते हैं? यहाँ से बी की स्पीड निकल आएगी, क्योंकि बी 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 सेकंड में, तो स्पीड बी की क्या आ जाएगी? 40/5 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड, और टोटल डिस्टेंस हमारा 400 मीटर का है। तो यहाँ से हम बी को कितना टाइम लगेगा ये पता लगा लेंगे। तो टाइम टेकन बाय बी क्या होगा? स्पीड है 8 की, डिस्टेंस है 400, 400/8 यानी कि 50 सेकंड लगेंगे। और वैसे भी दिख रहा था 5 सेकंड में 40 कर रहा है, तो 50 सेकंड में 400 करेगा। तो बी को लग रहा है 50 सेकंड, और ए को 5 सेकंड कम लगेंगे, तो टाइम टेकन बाय ए क्या होगा? -5 सेकंड, यानी कि 45 सेकंड लगेंगे। ए का टाइम हो गया 45 सेकंड, बट किसके लिए? 400 मीटर की रेस के लिए। सवाल आखिर में पूछा है 800 मीटर की रेस कंप्लीट करने में ए को टाइम कितना लगेगा, यानी कि डबल टाइम लगेगा 400 का। 400 में लग रहा है 45, तो 45 गुणे 2 यानी कि 90 सेकंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 90 सेकंड। क्लियर है बात? ठीक है, और बाकी अगर ए की स्पीड निकालनी होगी तो भी निकाल पाते हैं, क्योंकि जैसे में टाइम पता चल गया, डिस्टेंस पता ही है, तो ए का स्पीड भी निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A train running at a speed of 72 km per hour crosses the pole in 15 seconds. How much time will it take to cross a bridge of length 400 meters? तो एक चीज जो हमेशा याद रखना है कि 18 किलोमीटर पर आवर जहां पे भी अगर हमें डिस्टेंस गिवन है, तो ये हमेशा बराबर होगा 5 मीटर पर सेकंड, या वाइस वर्सा कि 5 मीटर पर सेकंड है तो 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। तो 72 की वैल्यू क्या होगा? 18 की वैल्यू 5 है, 72 की हो जाएगी 4 गुना, 5 चौको यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18 को 5/18 से, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर ये बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। इसी चीज को हमने लिखा कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो हमारा स्पीड है 20 की, टाइम लग रहा है 15 सेकंड का। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि क्रॉस करिए ट्रेन एक पोल को, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 15 गुणे 20 यानी कि 300 मीटर। 300 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन है, तो कितना टाइम लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने में? ब्रिज, जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ भी क्रॉस करेगी, साथ में ब्रिज की लेंथ भी क्रॉस करेगी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 300 + 400। स्पीड अभी भी क्या है? 20 ही है। 700/20 यानी कि 35 सेकंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन सी। ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि पहले वाले केस में ट्रेन क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है। दूसरे केस में ट्रेन अपनी लेंथ को भी क्रॉस कर रही है और ब्रिज को भी क्रॉस कर रही है, तो डबल काम हो रहा है। अब पहला केस हो या दूसरा केस हो, अगर स्पीड सेम रहने वाली है तो दोनों ही केसेस में ट्रेन को अपनी लेंथ क्रॉस करने में तो 15 ही सेकंड लगेगा। तो ट्रेन जब अपनी लेंथ क्रॉस करेगी
अब तो 15 सेकंड लगेगा, लेंथ कुछ भी हो, यानी कि लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है। अब जब हम सीख रहे हैं तो पहले जो कुछ भी किया उसको भूल जाओ। हमें पता है स्पीड जो है 72 किलोमीटर पर आवर की 20 मीटर पर सेकंड है। अब ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करने में तो 15 सेकंड का समय लेगी। इसके अलावा दूसरे केस में ब्रिज को भी क्रॉस कर रही है, तो ब्रिज को क्रॉस करना है और स्पीड है 20 की, ब्रिज को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा 400/20, यानी कि 20 सेकंड का टाइम लगेगा। टोटल टाइम हो जाएगा 15 + 20 यानी कि 35 सेकंड। बस इतना ही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A man can row downstream in 12 km per hour, upstream at 8 km per hour. Find the time taken by him to row a distance of 30 km in still water. डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड 11-12, और अपस्ट्रीम यानी कि बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड 11-8। दोनों को जोड़ दो और जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो बोट का स्पीड आ जाएगा 12 + 8/2, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड मिल गया, डिस्टेंस पता है, तो टाइम क्या होगा? टाइम लगेगा 30/10 यानी कि 3 आवर्स का। ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। By selling an article for rupees 576, a man loses 4%। 4% का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन 96% ऑफ कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, ये बराबर है 576 के। क्वेश्चन कर रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 12%। अगर 12% गेन करना है तो 100% तो सीपी हुआ, तो 112% ऑफ सीपी क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। राइटली क्या करेंगे, 96% पता है, 112% निकालना है, तो 112/96 से गुणा कर दोगे 576 को, ठीक है। तो 5 × 24 का स्क्वायर है, 4 बचा यहाँ पे और यहाँ पे बचा 24, फिर 4 से 6 बचा, 112 × 6 यानी कि 672 रुपए हमारा प्राइस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा इस केस में? साइड्स हमें एबीसी क्यों है, 13, 14 और 15, और हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ओके। तो एरिया ट्रायंगल हो जाएगा सेम पेरीमीटर, अगर ऐसा हमारा एस जो कि होगा a+b+c/2 अर्ध परिमाप, तो हमारा एरिया ट्रायंगल आ जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हमारा क्या आ जाएगा, 13 + 14 + 15/2 यानी 42/2 यानी कि 21। तो स्क्वायर रूट ऑफ 21 गुणे 21 - 13 यानी 8, 21 - 14 7, 21 - 15 6, जो कि आएगा 7 × 3 × 8 यानी 2 × 2 × 2 × 7 × 2 × 3। तो 7 × 7 से 7 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया और 4 बाहर आ गया, तो 7 चौको 28 तियां 84 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। A metallic sphere of radius 6 cm is melted and recast into a wire of cross section radius 0.2 cm। तो लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा? पहले वाले केस में स्फेयर है हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा? एक स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और बाद में हम बना रहे हैं एक वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस 0.2, तो वायर बेसिकली क्या है, एक सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच। और क्योंकि मेल्ट करके बना रहे हैं तो दोनों केसेस में वॉल्यूम हमारा इक्वल होगा, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दोगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो रेडियस है डिफरेंट है, यहाँ पे रेडियस डिफरेंट है। पहले वाले केस में रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर है, बाद में रेडियस कितना है, 0.2 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम लिखते हैं 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, और आर कितना है 6 है, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये बराबर हो जाएगा पाई इंटू R2 स्क्वायर, जो कि 0.2 यानी 2/10 का स्क्वायर, और गुणे हाइट h। अब ध्यान ये रखना है कि पहले भी हमारी जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में, बाद में भी हमने रेडियस लिखा है सेंटीमीटर में, तो जो हाइट आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, उसको बाद में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोशिश ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारी जो डायमेंशन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, कहीं पे सेंटीमीटर में होगा, कहीं पे मिलीमीटर में होगा, कहीं पे मीटर में होगा, तो सारी चीजों को एक में कन्वर्ट करना है, या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या मीटर में कन्वर्ट कर लो, जो कन्वीनियंट हो जिस क्वेश्चन में। यहाँ पे सेंटीमीटर में ऑलरेडी चीजें मेंशन है और फिर एंड में आंसर मीटर में दिया है, तो बस ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल होगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 से बचा 2, तो हमारा एच बराबर आ जाएगा 6 × 6 36 दूनी 72, 7200 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में आ जाएगा 72 मीटर्स। ऑप्शन और डी आंसर आ जाएगा, 72 मीटर्स हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan a प्लस कॉट ए हमारा 5 के बराबर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए? tan a प्लस कॉट ए गिवन है इक्वल टू 5, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा? तो कॉट ए हमारा बराबर होता है 1/tan ए,
बेसिकली क्वेश्चन हमें बता रहा है tan a प्लस 1/tan a क्या है, ये बराबर 5 के है। तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर यानी tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। तो अगर x प्लस 1/x हमारा बराबर होता है k के, स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये बराबर होता है k स्क्वायर माइनस 2 के। तो सेम काम यहाँ पे होगा कि स्क्वायर करते ही वैल्यू क्या मिलेगा हमें, ये बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 के, यानी कि 23 के बराबर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 23 ऑप्शन। अगर x माइनस 1/x गिवन है बराबर सम अदर वैल्यू लेट अस से m, तो कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, उस केस में होगा m स्क्वायर प्लस 2, m स्क्वायर प्लस 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An observer from the top of a 75-meter height lighthouse finds the angle of depression of a ship to be 30 degree. To find the distance of the ship from the base of the lighthouse. तो एक ऑब्जर्वर है एक लाइट हाउस के टॉप पे, और हाइट ऑफ लाइट हाउस कहता है 75 मीटर्स, और वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम देखें बॉटम से तो वो कितना होगा, वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट हाउस क्या होगा। तो tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 यहाँ पे बराबर हो जाएगा 75/d के, और tan 30 होता है 1/√3, तो d बराबर हो जाएगा 75√3 के। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 75√3 मीटर्स। ओके, क्लियर है। और दो ट्रायंगल्स हैं इंपॉर्टेंट जिनका रेशियो ऑफ साइड्स याद रखोगे तो हमेशा आसान है चीज। एक तो क्या हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे की साइड्स इक्वल है, तो अगर साइड्स का लेंथ 1 यूनिट है तो हाइपोटेन्यूज हमारा कर्ण हो जाएगा √2 यूनिट्स, यानी कि साइड्स का रेशियो आ जाएगा 1:1:√2, जहाँ पे ये एंगल्स होंगे 45-45। दूसरा ट्रायंगल होगा 36-90 वाला ट्रायंगल, जिसका भी इस क्वेश्चन में यूज हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल है 30, दूसरा एंगल है 60। तो अगर 30 के सामने साइड ऑब्वियसली सबसे छोटा एंगल, सब सामने साइड सबसे छोटा होगा। अगर साइड 1 यूनिट है तो 60 के सामने साइड हो जाएगा √3 यूनिट्स, और 90 के सामने साइड हो जाएगा 2 यूनिट्स, यानी कि साइड्स का रेशियो हो जाएगा 1:√3:2। तो पिछले क्वेश्चन में बात करें तो साइड्स का अनुपात क्या होगा, 30 के सामने वाला जो साइड होगा अगर ये 1 यूनिट है तो 60, ये जो दूसरा एंगल है 60 हुआ, इसके सामने साइड होगा √3 यूनिट, और 90 के सामने साइड हो जाएगा हमारा 2 यूनिट्स। तो 1 यूनिट का मान है 75, तो √3 यूनिट्स का मान आ जाएगा 75√3। और हाइपोटेन्यूज हमारा अगर ये कोई लेंथ होता है, ठीक है, अगर मान लो कोई स्ट्रिंग होती, रोप होती, तो इसका लेंथ होता है हमारा 150 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 टू पावर 42 प्लस 7 टू द पावर 42 इज डिवाइडेड बाय 10। 3 की घात 42 और 7 की घात 42 को जब हम 10 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा। अब विभाजित कर रहे हैं 10 से, अगर मान लो हमारी एक संख्या है 253, और 10 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या आने वाला, रिमाइंडर आने वाला हमारा 3। तो बेसिकली रिमाइंडर ऐसे केस में क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा। तो क्वेश्चन हमसे घुमा फिरा के पूछ रहा है कि इस केस में बताओ कि इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। सवाल हमसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है, 3 की घात 42 में यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, फिर वही काम, पहले जो घात है उसको 4 से भाग दे दिया, 3 का स्क्वायर में जो आएगा, सिमिलरली 7 के स्क्वायर में जो आएगा दोनों को जोड़ दो, 3 का स्क्वायर में 9 आएगा और 7 के स्क्वायर में आएगा भी 9 ही आएगा, तो 9 9 18, यानी कि यूनिट डिजिट पे 8 आ जाएगा, और 8 आएगा तो वही हमारा अंत में शेषफल भी होगा, रिमाइंडर भी होगा। आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये डेटा सेट गिवन है, ये डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ 9 नंबर्स 12 16 17 21 23 27 30 32 एंड 35। इफ द लार्जेस्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 10, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा गिवन है इस डेटा सेट में, और ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, यानी कि 35 को हम बढ़ा रहे हैं 10 से, उसको 10 से इंक्रीज कर देंगे। जो सबसे छोटा नंबर है जो कि है 12, इसको हम डिक्रीज करेंगे 3 से, और जो हमारा मीडियन आएगा इन 9 नंबर्स का मीडियन, यानी कि जो मिडिल वैल्यू होगा उसको हम इंक्रीज करेंगे 2 से। मीडियन नंबर कहाँ पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा, यानी कि नंबर 23 को, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंक्रीज करेंगे 2 से। तो इस केस में हमारा मीन ऑफ डेटा सेट, यानी कि जो डेटा का माध्य है उसका मान पे क्या परिवर्तन आएगा, बढ़ेगा घटेगा कितने से बढ़ेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होगा कि हम पहले यहाँ पे मीन निकालें, अपना माध्य निकालें, फिर बाद में देखें कितना बदलाव आने वाला है, क्या उसकी जरूरत है इस क्वेश्चन में, क्या है दोनों प्रोसेस करने की जरूरत है। क्वेश्चन में अल्टीमेटली हमें कह दिया चेंज दिया हुआ है, चेंज दिया हुआ है कि नहीं, तो हम बस चेंज निकाल लेते, क्योंकि आखिर में हमसे क्या पूछ रहे हैं, मीन में परिवर्तन क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज निकालना है, मीन का मान नहीं निकालना।
तो हमें मीन का मान निकालने की जरूरत नहीं है, हमें बस चेंज निकालना है। क्या होगा कि अगर हमने पहली संख्या को बढ़ा दिया, सबसे छोटी संख्या को बढ़ा दिया और घटा दिया 3 से, सबसे बड़ी को बढ़ा दिया 10 से, और जो उनका मीडियन है माध्यिका है, माध्यिका को बढ़ा दिया 2 से। देखिए कुल हम कितना चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, एक संख्या को बढ़ा रहे हैं 10 से, तो कोई भी संख्या का फर्क क्या पड़ता है, एक को बढ़ा दिया 10 से, एक को बढ़ाया 2 से और एक को घटाया 3 से, यानी कि कुल चेंज कितना है हमारा 10 + 2 12 -3, लेकिन 9 का चेंज है, 9 से बढ़ाया है हमने। कुल संख्याएं भी 9 है, तो हमारा एवरेज में चेंज आएगा 9 से, कुल हमने बढ़ाया है योग को, और कुल संख्याएं भी 9 है बटे 9 यानी कि +1, तो हमारा एवरेज 1 से बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले जो एवरेज का मान रहा होगा, पहले जो हमारा मीन का मान रहा होगा वो 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि मीन इंक्रीजेस बाय 1, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। तो पहले वाला मीन क्या है कैलकुलेट नहीं करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ चेंज देखना था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, देखिए मीन हमारा 1 से इंक्रीज हो जाएगा इसके। क्या अप्रिशिएट कर पा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? तो ये हमारे क्वेश्चंस थे इस प्रैक्टिस सेट में। आई बिलीव कि जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी की सारी बातें समझ में आई। फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। सेशन अगर पसंद आए उसको लाइक करना है, और साथ में तुम्हारा अपना भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट मेंशन कर सकते हो। इतना ही रखते हैं सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में वी विल डूइंग सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर और कीप लर्निंग।